हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स और हम लोग बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो कोशिश करते हैं ये जनरली हमारा वन शॉट रिवीजन है टर्म फर्स्ट के एग्जाम के लिए। कोशिश करते हैं इस वीडियो को हम वन शॉट में ही फिनिश कर दें। देखो, नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, आप अटैच हो जाओ। क्लास 12 राउंड टेबल स्टडी के नाम से है और आपको ये जो PDF है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम ID से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स वाली प्रॉब्लम नहीं है। समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। और आपको क्या करना है, चीज़ों को बस अपनी कॉपी में या तो राइट डाउन कर लो, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हम नोट से ही पढ़ लेंगे तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। चलो देखो, तो बात करते हुए करंट इलेक्ट्रिसिटी की। देखो है क्या ये भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जनरली हमें जो चीज़ें पढ़नी है, तो सबसे पहले हमने ये कहा सारा चार्जेस को हम दो तरीके से डिवाइड कर चुके थे। जल्दी से एक समरी देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो वन शॉट रिवीजन हमारा ये है। तो हमने कहा सर चार्जेस एट रेस्ट और दूसरा चार्जेस इन मोशन। अब चार्जेस एट रेस्ट की हमने सर बहुत अच्छे से बात कर ली है चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड में, है ना। अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है चार्जेस इन मोशन। अब देखो, चार्जेस इन मोशन की अगर हम बात करें तो चार्जेस जनरली हमारे दो तरीके से मोशन करेंगे। कैसे? चार्ज फ्लो इन स्टडी मैनर में फ्लो करेगा, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि चार्ज हमारा क्या कर जाए, एक्सेलरेट कर जाए। दो तरीके से मोशन कर रहा है। तो हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई क्या, चार्जेस फ्लो इन स्टडी मैनर, है ना। हमें अभी एसोलेशन नहीं कराना है, सिंपली अभी हम एसोलेटेड मोशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम टॉर्च में जो हमारी जो चार्जेस फ्लो होती है, सेल जो ड्रिवन जो मतलब जो सेल का जो क्लॉक होता है, घड़ी की जो क्लॉक, सॉरी घड़ी की क्लॉक नहीं, घड़ी की जो बैटरी होती है, सॉरी घड़ी की जो बैटरी होती है ना, तो ट्रांजिस्टर रेडी होता है। तो इन सब वगैरह में जो चार्जेस का फ्लो होता है, इनमें हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि चार्जेस हमारी स्टेडी मैनर में फ्लो कर रही है। स्टेडी मैनर कहने का मतलब है कि उसमें उसके स्पीड में कोई भी, उसके वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी वही बात है। देखो, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके चैप्टर का मतलब है ना। स्टडी ऑफ जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, अब यहाँ से आप मोशन देखोगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो कैसे मूव कर रही हैं। अब ठीक है भाई, चार्जेस मूव कर रही हैं, तो अब इन चार्जेस जो मूव कर रही हैं, तो क्या इनको मेज़र करने का कोई तरीका भी है? बिल्कुल है, उसी को तो आप लोग करंट बोलते हो। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट मेजर, भाई ये मेजर्ड कैसे किए जाते हैं, ठीक है। हम आप बोल रहे हो सर चार्जेस फ्लो कर रही है, तो देखो होता क्या है, जितनी भी आपकी चार्जेस मूव कर रही हैं डिवाइडेड बाई टाइम कर दो। पर यूनिट टाइम की बात करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल रेट का मतलब ये होता है क्या, अपॉन में टाइम आ गया। तो करंट का मतलब क्या हो गया, क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सिंपल से आप यूनिट निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, गुलाम, सॉरी ये चार्ज है तो चार्ज की सभी को यूनिट पता है, गुलाम और पर सेकेंड, दैट मीन्स ये आप जिसको बोलते हो एम्पियर। और इसका जो डायमेंशन आप लिखोगे वो लिखोगे ए, है ना। एम्पियर तो आपकी एक फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी है, तो आप इसका ए ही लिखोगे। अब 1 एम्पियर का देखो मतलब क्या हो जाएगा, एक बात थोड़ी सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है। 1 एम्पियर का मतलब हो जाएगा, देखो जैसे आप जानते हो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ही जानते हो, तो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। ई की हमने वैल्यू रख दी 1/1/1.6, इतनी हमने वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, इसको हमने डिवाइड कर लिया है, तो लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब समझ रहे हो, अगर आपको 1 एम्पियर की अगर आपको करंट लेनी है, वैसे ये 1 एम्पियर है बहुत बड़ी वैल्यू। 1 एम्पियर का जनरली हम लोगों को करंट नहीं लगता, बहुत ही छोटी सी वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ हमें मिली एम्पियर में हमें जो है करंट लगता है। तो ये 1 एम्पियर बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अगर आपको 1 एम्पियर करंट अगर ऑब्टेन करना है, तो आपको लगभग इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आपको फ्लो कराने पड़ेंगे, तब जाकर के क्या होगा, आपको 1 एम्पियर की करंट मिलेगी। क्लियर है, देखो, है ना। तो बड़ी अच्छी सी ये सब बातें हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें मैंने लिखनी है और इनको अच्छे से मैंने हाईलाइटर भी कर दिया है। अब देखो, इलेक्ट्रिक जो हमारी करंट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे पता? तो जनरली हमने ये देखा, जैसे मान लो हमने यहाँ पर हमने एक जंक्शन बना लिया और एक वायर ऐसे लगा करके, तो जितनी करंट इसमें फ्लो हुई, जितनी करंट इसमें करंट फ्लो इसमें हुई, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के टोटल 7 एम्पियर की करंट निकाल दी। सॉरी यहाँ पर 8, देखो 1 मिनट, यहाँ पर देखो मिस्टेक हो रहा है बच्चा, यहाँ पे 8 कर लेना, ठीक है। 8 कर लो सभी लोग, 8 कर लो सभी लोग, ठीक जी, आप 8 कर लेना, ठीक है। 538 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 1 एम्पियर की जो है करंट मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखोगे, है ना। एक मिनट, क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर आपके पास 8 एम्पियर की क्या होगी, करंट मिलेगी। और ये जनरली हमारे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि करंट हमारी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। ओके, अब डायरेक्शन की बात करते हैं सर। डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का? सिंपल सी बात है, देखो दो तरीके से हम लोग डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं जिसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो कन्वेंशनल करंट में क्या बोला जाता था कि जो भी जिस डायरेक्शन में हमारी पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्यों,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसलिए उसको बोला जाता था कि जिस केवल दो चीज़ें होती थी, पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज। क्योंकि उस समय लोगों को भाई तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो जे थॉमसन ने दिया ना 1898-99 के आसपास। तो बट उसके पहले बोला जाता था कि हमारी चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है या तो फिर वो नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम बात करें फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की, तो उसी को उन्होंने बोल दिया कन्वेंशनल करंट। मतलब कन्वेंशनल करंट जनरली का मतलब क्या कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होगी, तो इसी को हमने बोल दिया कन्वेंशनल करंट। अब जो नया जो डेफिनेशन आया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल दिया। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट चलता है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट। बस ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिलने वाला है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में यूज आपको होगा, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू इंटू वी अपॉन एल। अब देखो ये क्यू इंटू वी कैसे हो गया, जैसे आपको तो पता है सर कि आई इज इक्वल टू जो होता है क्यू अपॉन टी होता है। तो टी की जगह कुछ नहीं, हमने जो है वैल्यू रख दी है। देखो ये टी की हमने जगह वैल्यू क्या रख दी, टाइम को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा एल अपॉन वी। ध्यान समझना, और एल अपॉन वी होगा ना, तो वी चला जाएगा सबसे टॉप पर और एल रह जाएगा नीचे। दैट मीन्स एल आपकी लेंथ है या डिस्टेंस, जिसको आप बोल रहे हो कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनों को कितनी डिस्टेंस तक ट्रैवलिंग करनी है, ये है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमने एल अपॉन टाइम का फॉर्मूला अप्लाई किया, और आई इज इक्वल टू हमने रख दिया है टी के फॉर्मूले में। टी जहाँ पर टी था वहाँ पर हमने फॉर्मूले में रख दिया है, तो हमें आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल मिल गया। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। देखो इस बात करते हैं करंट कैरियर्स की। करंट कैरियर्स मतलब सिंपल सी बात है भाई कि हम अगर बात कर रहे हैं अपने, जैसे हमें इस चैप्टर में तो जनरली अपने कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, लेकिन अगर कंडक्टर के अलावा भी तो और भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनमें करंट्स का फ्लो होता है। तो देखो अब करंट कैरियर्स का मतलब क्या कि हु फ्लो इन द डेफिनेट डायरेक्शन सेट अप एन इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड करंट कैरियर्स। अब टाइप्स ऑफ करंट देखो, हमारे कैरियर्स कितने तरीके से, जनरली 3 तरीके के। किसमें सॉलिड्स में, जिसको आप कंडक्टर के नाम से जानते हो, लिक्विड्स में, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानते हो, एंड गैसेज में। तो सॉलिड्स में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लिक्विड्स में देखो क्या होता है, लिक्विड्स में जनरली हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। लिक्विड्स में हमें कैसे देखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा जनरली क्या कराता है, उसमें जो होते हैं पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, जिनके थ्रू हमारा लिक्विड में करंट्स फ्लो होता है। जैसे आपका एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, तो ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन गैसेस की बात करें तो गैसेस को देखो हम लोग आयनाइज्ड कर देते हैं। क्या कर देते भाई, बाई अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपने देखा था जो आपने जब इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हो रही थी, तो उस समय आपने देखा था कि किस तरीके से वैक्यूम ट्यूब में हम जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, है ना। तो गैसेस हमारी आयनाइज्ड हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम गैसेस में भी क्या कर सकते हैं, करंट का फ्लो करा सकते हैं एट वेरी लो प्रेशर बहुत ही हमें कम रखना पड़ता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है, और इसके बेसिस पे जस्ट अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास चार्ज की एक इक्वेशन दी गई है ना, समथिंग q इज इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में हमारा एक चार्ज अगर मान लो दिया गया है, तो वहाँ से हम लोग I निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स dq बाई dt। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आपको करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बाई dt। और एक बात आपको याद रखनी है, और कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ, अगर आपसे करंट की अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, di बाई dt इज इक्वल टू क्या रख दोगे, 0। ध्यान रखना, यहाँ पर जो आप I निकाल रहे हो, यहाँ पर आप dq बाई dt कर रहे हो, और यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो di बाई dt इज इक्वल टू हम लोग 0 कर दे रहे हैं। चलो एक जल्दी से एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप का न्यूमेरिकल, इसलिए हम इसको इस वीडियो में ही डिस्कस कर ले रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, देखो एक मिनट, देखो इंक बदल लेने दो, ये देखो। तो अब देखो क्या कह रहा है, q इज इक्वल टू 2t माइनस 6t स्क्वायर प्लस 10t क्यूब है। ये आपके q की वैल्यू देखो दे रखी है ना। तो पूछ रहा है कि द इनिशियल करंट बतानी है। इनिशियल करंट का मतलब कि आपको t इज इक्वल टू 0 पर आपको बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनिशियल करंट का मतलब t इज इक्वल टू 0 पर। कह रहा है द टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम है, मतलब कि टाइम पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए, करंट की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आपसे टाइम पूछा जा रहा है। तो di dt इज इक्वल टू, ठीक है, उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो वहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हमें मिल जाएगी, है ना। ये बात ध्यान समझ में आ रही है आपको, ठीक है। मैक्सिमम, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये भी पूछ लिया आपसे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट अच्छा होगी कितनी, वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट भी आपसे पूछा जा रहा है। देखो सिंपल सी बात है, बड़ा आसान सा ये काम है। सबसे पहले आपने q इज इक्वल टू ये लिख लो, क्या 2t माइनस का 6t स्क्वायर और प्लस का 10t क्यूब। अब आपको देखो इनिशियल करंट निकालना है, तो आप इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बहुत बार डिफरेंशिएशन बताया है
ठीक है, कई बार मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया, नहीं आपको पता है तो बस आप इतनी सी बात याद रखो, एक्स रेज टू द पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, सिंपल। तो हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, क्यों हमें पता है, देखो अगर आई निकाले तो आई इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, हमें करना पड़ेगा डी क्यू डी टी, डी क्यू डी टी। ठीक है, यानी कि ये जितनी भी हमारी ये 2t माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस 10t क्यूब है, इन सभी का हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो कर देते हैं भाई, देखो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, 2 का तो होगा नहीं, t का करेंगे तो मिलेगा 1, तो 2 इंटू वन, क्योंकि t के पावर 1 है ना, तो t के पावर 1, 1 इंटू एक्स की पावर, सारी बात समझे ना, ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, इतना तो आप हम उम्मीद ये करके चल रहे हैं आप बच्चों से, मैथ्स वाले बच्चों को तो आ ही रहा होगा, साथ में बायोलॉजी वाले बच्चों से भी इतनी उम्मीद करके चल रहे हैं कि उनको इतना सिंपल सा डिफरेंशिएशन तो आ ही रहा होगा, बिल्कुल एग्जाम के एकदम जस्ट हम लोग नियर मतलब लास्ट में ही हैं। देखो ठीक है, तो अब 6 हमारा हो जाएगा बाहर, और देखो टी स्क्वायर का अब अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा 2t, और प्लस 10 तो हमारा ये एज इट इज़ है, और जब हम टी क्यूब का करेंगे तो क्या मिलेगा 3t स्क्वायर, पावर एक कम हो जाती है, बस इतनी बात याद रखो। तो आई इज इक्वल टू फाइनली देखो आपको क्या मिला, 2 माइनस 12t और माइनस का 30t स्क्वायर, ये आपने निकाल ली आई की वैल्यू। अब कह रहा है कि इनिशियल करंट पूछ रहा है, पहला नंबर देखो, पहला नंबर क्या बोल रहा है आपसे, इनिशियल करंट पूछा जा रहा है। तो इनिशियल करंट, तो हम ये कहेंगे कि फॉर इनिशियल करंट देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, है ना। तो i इज इक्वल टू, देखो हमें आई इनिशियल देखो हमें कितनी मिल जाएगी, इनिशियल मतलब टाइम जब हमारा 0 हो, तो 2 माइनस 12 इंटू 0 माइनस 30 इंटू 0, दैट मीन्स इनिशियल करंट हमें कितनी मिलेगी भाई, 2 एम्पियर की। इनिशियल करंट हमें कितनी मिलेगी, 2 एम्पियर की मिलेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, हमसे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक पूछ रहा था वो पूछ रहा था क्या, द टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट टेक रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमसे करंट की मतलब ये पूछ रहा है कि जब आपका करंट जब मैक्सिमम वैल्यू पर चला जाएगा, है ना, तो उस केस में आपको क्या बताना है कि टाइम बताना है कि टाइम कितना लगा मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करने में, उसको कितना टाइम लगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करने में दैट मीन्स डी आई डी टी, ये सेकेंड यहाँ से पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड पार्ट है डी आई डी टी इज इक्वल टू क्या आप रखोगे 0। चलो भाई रख देते हैं, तो डी डी टी ऑफ, देखो आई की वैल्यू देखो क्या आई, ये वाली वैल्यू आई ना आई की, तो आप ये वाली वैल्यू रखोगे आई की, हमारी बात समझ में, ये वाली वैल्यू आपको रखनी है, तो रख देते हैं। देखो कितना है 2 माइनस 12t माइनस 30t स्क्वायर होगा। चलो भाई इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अब कांस्टेंट है 2, तो 2 का डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, माइनस 12 इंटू टी का करोगे तो 1 मिलेगा, माइनस का 30 है इंटू टी स्क्वायर का करोगे तो आपको 2t मिलेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको टाइम निकालना है, निकाल लेते हैं। देखो इस -12 को इधर इस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 30 इंटू 2t इज इक्वल टू प्लस का 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 6 जा ये कट गया, सो t इज इक्वल टू कितना आ गया 6/30, 6/30। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व कर लोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, लगभग ये मिल जाएगा 1/5 सेकेंड। अब टाइम है ना, तो टाइम को हम माइनस में तो रखेंगे नहीं, ठीक है, कितना आ रहा है देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो टाइम को हम माइनस में नहीं रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस का 1/5 सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, तो इतना हमें टाइम लगेगा क्या करने में, अपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को रीच करने में 1/5 सेकेंड का हमें समय लगेगा। अब देखो थर्ड बात जो पूछ रहा था आपसे, ये पूछ रहा था कि द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो वो करंट जो है आपने तो ये पता कर लिया कि भाई मैक्सिमम जो पहुंचने में जो समय लगा है वो 1/5 सेकेंड का टाइम लगा, तो अब है कितनी वो वैल्यू, दैट मीन्स थर्ड पोर्शन। तो आप क्या करना है, बस मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचने में कह रहा है कि ये टाइम अगर 1/5 सेकेंड का लगा है, तो क्या कर देते हैं, इस 1/5 सेकेंड को हम अपने इस वैल्यू में इस i इज इक्वल टू 2 माइनस 12t माइनस 30t स्क्वायर में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर दें कि i मैक्स मतलब i मैक्सिमम कितना मिलेगा, तो टाइम की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो 2 माइनस 12 इंटू 1/5 और माइनस 30 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे आप तो फाइनली अब जब इसको सॉल्व कर लोगे, इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो आई मैक्स की आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी कितनी, देखो आई मैक्स की जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 0.8 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी
दैट मीन्स ये आपका आई मैक्स हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा बात था, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट वाली ये चीज़ें न्यूमेरिकल्स नहीं थी, सिंपल। बस आपको क्या करना आना चाहिए, आपको बस डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएशन अगर आप कर ले रहे हो तो आप इसको बड़े इजीली तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, देखो बच्चे कॉन्सेप्ट समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। क्या है भाई ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जनरली देखो होता क्या है, वायर्स में जब जब करंट जब फ्लो नहीं कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो बड़े रैंडम तरीके से, इस तरीके से देखो, ये मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो कुछ रैंडम तरीके से लगते हैं, है ना, इस तरीके से होते हैं। लेकिन जैसे ही जब उनके उस वायर के एंड्स पर जब पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट किया जाता है, मतलब उसको जब किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, तो वो तुरंत एक्टिव मोड में आ जाते हैं। और एक्टिव मोड में आने का मतलब है कि वो अपनी जगह से क्या करने लगते हैं, ड्रिफ्ट, मतलब उनको डायरेक्शन बदलनी है ना, तो क्या करेंगे भाई, जैसे जस्ट लाइक ब्रेक वाला आपने सुना है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे जैसे कहते हैं ना ड्रिफ्ट लगाते हैं ना, ड्रिफ्टिंग जो कार में हम लोग नहीं, जो रेसर्स जो होते हैं वो ड्रिफ्टिंग करते हैं, तो ये वही उसी ड्रिफ्ट की बात हो रही है। तो जनरली वही होता है कि विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड, है ना, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहा है तो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा, जिधर की तरफ पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल होगा। तो अब क्या होता है वहाँ, तो उस केस में हमें इलेक्ट्रॉन्स हमारी जो है वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फिनोमेना प्रोड्यूस करती है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी with which free electron gets drifted by the positive end of conductor under the influence of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी ये चीज़ हमें फिनोमेना देखने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट लाइक एक रैंडम क्लास है, अचानक से प्रिंसिपल आ गया, ये भगदड़ मच जाती है क्लास में, बाहर भागो भागो अपनी अपनी जगह पर, ऐसा होता है नहीं, हम लोग भी ऐसा किए थे। ओके, तो कुछ ऐसा ही होता है। तो वी डी इज इक्वल टू, फाइनली आपको देखो हम यहाँ से डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो वी डी इज इक्वल टू फाइनली आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, माइनस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो है आपका जो भी चार्ज है, इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी है, इंटू टाउ है। अच्छा, ये टाउ यहाँ पर टॉर्क वाला टाउ नहीं समझ लेना, यहाँ पर आपका टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है बच्चे, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बताते हैं अभी आगे क्या होता है, अपॉन में एम, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर माइनस साइन का देखो क्या मतलब है, माइनस साइन का मतलब ये बच्चे कि माइनस साइन शो दैट वी डी जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ई। ई के जस्ट अपोजिट है, तो अगर ई के जस्ट अपोजिट है तो हम क्या लगाएंगे भाई यहाँ पर, भाई देखो माइनस वगैरह ना केवल डायरेक्शन यूज करने के लिए होता है, इनका और कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये केवल डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब टाउ यहाँ पर आपको मैंने पहले बता दिया कि क्या रिलैक्सेशन टाइम है, और लगभग कितनी होती है ये रिलैक्सेशन टाइम, होता कितना है, 10⁻⁻⁴। अब समझते हैं कि सर ये आखिर है क्या, ये जो रिलैक्सेशन टाइम सर आपने लिखा है ये क्या है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो मूव किया, तो जब ये मूव कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा होगा, ये ऐसे उसको कोलिजन किया, तो अब एक सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना भी टाइम इंटरवल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे जैसे मूव किया, मान लो ये पहले वाले से टकराया, तो टकराने का जो समय है, जो टक्कर होने का जो समय है वो कितना है, 10⁻⁴ सेकंड है। दूसरे वाले से टक्कर किया, ठीक है, ये जनरली एक एवरेज टाइम होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 4 ही सेकंड, 10⁻⁴ ही सेकंड है, हम एक एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन टक्कर खा रहे हैं तो हो सकता है इनमें -3 का गैप हो, समझ रहे हो ना इस तरीके से। बट अगर हम एवरेज ले, सभी का एवरेज ले, सभी टक्करों का अगर एवरेज ले तो कितना हमें मिलता है, लगभग 10⁻⁻⁴ सेकंड हमें ये मिलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। बढ़िया सा ये आपको दिख रहा है ना। अब अच्छा, एक और यहाँ से आपका टर्म आने वाला है मोबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू। न्यू है, ये ध्यान रखना, न्यू है, ये म्यू नहीं है। म्यू मतलब फ्रिक्वेंसी होती है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यू की, ये आपकी न्यू है। अब मोबिलिटी क्या होती है, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। भाई इसी की वजह से क्या होती है, हमारी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि वी अपॉन ई। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या, न्यू इज इक्वल टू क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस वी अपॉन ई। अब अगर हम मान लो अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स की बात करें, जैसे अब हमें जैसे वी का मतलब हमें पता है ना, वी का हमने देखो मतलब निकाला था, तो सिंपल हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वी की वैल्यू रख दे रहे हैं। तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारा जो मोबिलिटी आएगा वो आएगा ई इंटू टाउ ई अपॉन एम ई। ठीक है, और होल्स के लिए जो आएगा, होल्स के लिए भाई जैसे 2 चीज़ें, ये सर होल्स कहाँ से आ गया, होल्स क्या वाला है, जिन बच्चों को मेरे जो लॉन्ग वर्जन वाले आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा होल्स का यहाँ पर मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जिस जगह से छोड़ करके भाग जाता है तो वहाँ पर एक होल्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कोटर कहते हैं, होल्स कहते हैं उसको, होल्स मतलब जिस जगह को छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको हमने इलेक्ट्रॉन बोल दिया, और ये जो जगह जो बच गई इसको हम लोग बोलते हैं होल्स। ठीक है, तो होल्स के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल ई इंटू टाउ एच की बात करेंगे कि होल्स के सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइमिंग है वो कितना अपॉन एम इंटू एच। होल्स का मतलब प्रोटॉन्स। ठीक है, तो मतलब प्रोटॉन्स की मास कितनी है, ये हम लोग बात करते हैं मोबिलिटी के लिए। क्लियर है,
यूनिट देखो निकाल सकते हो। यूनिट देखो कैसे हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, आपको सिंपल सा याद रखना है वी डी अपॉन ई। ये कहाँ से आया, वी डी अपॉन ई से आया, ध्यान रखना। अगर डायरेक्टली याद रखना चाहते हो तो डायरेक्टली याद रख लो, नहीं आप कहते हो नहीं सर हम थोड़ा सा सर दिमाग लगाना चाहते हो तो बिल्कुल दिमाग लगाओ बच्चे। ये मैंने दोनों टाइप के बच्चों के लिए कर दिया है, ठीक है, कि जो स्पेशली रटना चाहते हैं रट लिया सर, ये बहुत अच्छी बात। नहीं सर तो कोई बात नहीं, वी डी अपॉन ई आपको याद रखना ही पड़ेगा, और याद तो रखना ही पड़ेगा ये, तब आप इसके हेल्प से ये वाली यूनिट भी निकाल सकते हो ना। चलो अगर ये निकाल सकते हो तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे डायमेंशन नहीं निकाला, शायद हो सकता है भूल गए हो। देखो डायमेंशन निकाल लोगे, आई होप कि आप डायमेंशन निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक रिलेशन, बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट दैट मीन्स आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट मीन्स वी डी के बीच एक रिलेशन। तो क्या होता है, आई इज इक्वल टू ए एन ई इंटू वी डी, बड़ा एक फेमस सा रिलेशन है, आई इज इक्वल टू ए एन ई इंटू वी डी। ए यहाँ पर आपका एरिया है, एरिया की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, एन का मतलब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई मतलब आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और वी डी आपको होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो एक और रिलेशन आ रहा है, क्या, रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। देखो अगर थियोरेटिकल अगर ये सब सारी चीज़ें आती ना तो हम आपको इनको प्रूव करके बताते हैं, और मेरे लॉन्ग वर्जन वाले वीडियो में सारी चीज़ें प्रूव्ड हैं, ठीक है। चलो सर बार बार ऐड कर देते हो अपने लॉन्ग वर्जन वाले वीडियोस का, हाँ क्योंकि ये टर्म सेकेंड में बहुत काम आने वाले हैं ना, इसलिए। तो फॉर कंडक्टर की बात करते हैं, ये चीज़ फॉर सेमी कंडक्टर के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। सेमी कंडक्टर में देखो क्या हो जाते हैं ना कि सेमी कंडक्टर जब कॉन्सेप्ट आता है ना बच्चे, ध्यान से मेरी बात समझना, ये फॉर्मूले में सर ये एच कहाँ, सॉरी ये पी कहाँ से आ गया, तो जब सेमी कंडक्टर की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे होल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रॉन को जनरली हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन, और नंबर ऑफ होल्स मतलब पी, ठीक है। तो पी दैट मीन्स वो हमारे होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सेमी कंडक्टर में दो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इसलिए हम यहाँ पर बात करें। देखो ये तो चीज़ देखो दोनों के लिए कॉमन है, ए दोनों के लिए कॉमन है, ई देखो दोनों के लिए कॉमन है, और ई दोनों के लिए कॉमन है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी के लिए कॉमन होगा ना, लेकिन अब बैरी क्या करेगा, तो इसमें अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें एन इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ इसमें होल्स का भी कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। अच्छा आई इज इक्वल टू, एक और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या, ए स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम, ये याद रख लो फॉर्मूला, ठीक है। कब क्या पता कहाँ से रिलेशन बना करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ओके। देखो जी बात करते हैं ओम्स लॉ की, ठीक है। ओम्स लॉ सर ये तो 10th हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। देखो ओम्स लॉ जनरली क्या बताता है कि सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी वायर में अगर आप पोटेंशियल अगर आप एक क्रिएट कर रहे हो वायर के एंड पर अगर आप एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर जो पोटेंशियल होती है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। कंडीशन क्या है, बात को ध्यान समझना, कंडीशन ये है कि अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर प्रोवाइड द फिजिकल कंडीशन, जैसे हमें टेम्परेचर को, लेंथ को, एरिया को, स्ट्रेस को, इन सभी को कांस्टेंट रखना है, यहाँ पर कांस्टेंट होगा, इन सभी को कांस्टेंट रखना है, तभी हम ये ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तभी आप आगे आगे जा करके देखोगे कि जनरली दो तरीके का होगा, एक आपका एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, और एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी, दैट मीन्स वी, सिंपल सी बात है कि वी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। अब अगर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं, ये सभी को पता है, बहुत बचपन से पढ़ते चले, बचपन से नहीं सर, क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हो, 9 से पढ़ते चले आ रहे हो। आई ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आर आ गया, आर इज इक्वल टू वी बाई आई हो गया। अब हो गया हमारा आर कांस्टेंट है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी बोलते हैं। अब यूनिट निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला इसलिए जरूरी है यूनिट निकालने के लिए। तो वोल्ट पर एम्पियर वी अपॉन आई, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को आप लोग बोलते हैं ओम, या आप इस वाले सिंबल से इसको ओम वाला सिंबल नहीं बना देना, ठीक है। ये ओम वाला ये वाला सिंबल है सर, आपको तो पता होगा। अब देखो डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन जनरली क्या होता है, ऐसा है आर इज इक्वल टू, मतलब आर का जो डायमेंशन होगा, सिंपल सी बात है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा वोल्ट अपॉन एम्पियर करो। वोल्ट का आप देखो, वोल्ट अगर आपको चलो नहीं पता ना, तो आप वोल्ट को फिर से ब्रेक कर लो, आपने पढ़ा था वोल्ट दैट मीन्स ये आपका जो पोटेंशियल है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना, पर्टिकुलर यूनिट चार्ज को, है ना, जिस पर जितना भी वर्क डन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये आपका वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज है, और अपॉन आई है, ये आई वाला, ये वाला आई, ये आई चला जाएगा कहाँ, देखो ये आई आ जाएगा क्यू के पास, ये आई आ जाएगा क्यू के पास, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो वन, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, ये अकेला, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो वन, ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ। तो डब्ल्यू का तो आपको यूनिट तो पता ही होना चाहिए, है ना। तो डब्ल्यू की यूनिट देखो क्या हो जाएगी, सॉरी डायमेंशन क्या हो जाएगी, दैट मीन्स वर्क डन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर t माइनस 2, ये होता है। उसके बाद क्यू दैट मीन्स 80, ये मैंने बहुत बार बताया स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, और आई दैट मीन्स एम्पियर। सॉल्व कर लिया, आ गया।
रटना है आपको रट लो, नहीं रटना है इस तरीके से आप समझ लो, समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पता चला भूल गए, अगर आपकी मर्जी आपकी मर्जी आपकी मर्जी, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। देखो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो तो टेम्परेचर है, लेकिन अभी हम यहाँ पर टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट अभी हम वो नहीं बताएंगे। सिंपल सा हम जिस जो बेसिक बातों पर जो डिपेंड करेगा हमारी जो रेजिस्टेंस है हम उसकी बात करेंगे, और यहाँ से हमें एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, रजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा। ठीक है, हम अगर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो हमें रजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखो तो ये देखा गया बाई एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया कि रेजिस्टेंस जो है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली लेंथ पर, कैसे है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी लंबी वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल सी बात है भाई, देखो अगर आप कह रहे हो एक मेरे पास सर एक इतना बड़ा दरवाजा है, उससे मान लो 5 लोग निकल करके जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा भाई, इतना छोटा सा दरवाजा है, 5 लोग जा रहे हैं, तो सर इतने छोटे तो एक भी नहीं है। अरे एक रेशियो में लो, एक जनरली जितना बड़ा डोर होता है हम उतने, स्क्रीन मेरा इतनी बड़ा तो इतनी बड़ा दिखाएंगे ना। ठीक है, तो समझो बात को। ठीक है, तो 5 लोग जा रहे हैं नॉर्मल आपके दरवाजे से, अब उसी दरवाजे को आप बड़ा कर दो तो क्या होगा, अब और ज़्यादा लोग जाएंगे, मतलब 5 ही लोग जाएंगे लेकिन बड़े आराम से जाएंगे, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, वहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो गया। हाँ, तो वही बात है, दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को मिला दिया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, टेम्परेचर पर, अभी टेम्परेचर वाला भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, देखेंगे कि कैसे इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होगा हमारा रेजिस्टेंस, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो दोनों इक्वेशन को देखो हमने यहाँ से मिला दिया, फर्स्ट को एंड सेकेंड को हमने आपस में मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक, अब आर हमने यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया, सभी को पता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है रो, और इसी रो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब ये जो देखो यहाँ पर दो बातें समझना है, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिली, एक मिली आर और एक मिला रो, मतलब सॉरी एक मिला आर एक मिला रो। तो जो आर है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, जैसे हमने कहा मेरे पास सिल्वर की 2 वायर है, ध्यान समझना, सिल्वर की 2 वायर है, एक इतनी बड़ी है और एक इतनी बड़ी है ना, सिल्वर की 2 वायर है। तो हम कह रहे हैं कि सिल्वर की 2 वायर के लिए जो रेजिस्टेंस होगी छोटे वाले के लिए कम होगी और बड़े वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस की बात करें। लेकिन अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो सिल्वर वायर वो चाहे इतना बड़ा हो वो चाहे इतना बड़ा हो, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होती है, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि उसके मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पर डिपेंड करता है ना। तो रेजिस्टेंस दोनों के लिए अलग अलग होगा, ध्यान से मेरी बात समझना, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होगी छोटे वायर के लिए बड़े वायर के लिए, अगर सिल्वर वायर है तो फिर उसकी सेम होगी। हाँ, अगर हमने एक छोटा वायर ले लिया है, अलग अलग सेम साइज का हमने वायर ले लिया, लेकिन मटेरियल अलग है, एक मान लो सिल्वर है, एक मान लो एल्यूमिनियम है, तो फिर उसकी रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। कहने का मतलब है कि इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना कि लेंथ और ना मतलब एरिया, इस तरह किसी की चीज़ों पर वो डिपेंड नहीं करता है ना। बट रेजिस्टेंस ये सब मायने रखता है, रेजिस्टेंस के लिए सब चीज़ें मायने रखती है, बट रेजिस्टिविटी के लिए सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो सिंपल, चलो आर रो का फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो। अगर आपने आर का देखो, अगर आपने डायमेंशन अगर आपने निकाला है तो आर का डायमेंशन आप यहाँ रख दो, ठीक है, और ए की डायमेंशन दैट मीन्स एल स्क्वायर आप यहाँ रख दो, और अपॉन में लेंथ एल। सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा बच्चे आपका, एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए के पावर -2, ये आपकी रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पर हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको ये पहले फॉर्मूला याद रख लेना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। एक बात यहाँ से समझ में आ रही है कि सर ये टाउ पर भी डिपेंड करता है। देखो अब मास तो फिक्स होगा, सॉरी जनरली हम यहाँ पर मास मतलब इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ पर मास की बात कर रहे हैं, और एन मतलब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और ई चार्ज, तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स हो गया, मास फिक्स हो गया, तो बचा क्या, ये एन और टाउ, क्योंकि जो एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट हम क्यूब की बात कर रहे हैं, पर यूनिट हम एरिया की बात कर रहे होते हैं, तो ये तो वैरी कर सकता है ना। हाँ, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें हो गई कांस्टेंट। ठीक है, अब यानी कि जो हमारा जो रो है वो साफ साफ इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा, दैट मीन्स रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ मतलब टॉर्क नहीं, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है, ओके। देखो सेम वही चीज़ मैंने बताई है क्या, कि इट डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करता है भाई। तो सबसे पहले मैंने कहा सर रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, दैट मीन्स नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर ये डिपेंड करेगा। ठीक, हम नंबर ऑफ डेंसिटी अगर ले रहे हैं तो हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं ना, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। ठीक है,
एंड नेचर ऑफ मटेरियल, कि किस टाइप का मटेरियल है ये उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे हमने कहा सर सिल्वर के लिए, तो सिल्वर के लिए देखो जो रजिस्टिविटी होती है बहुत कम होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, ये हमारा जो है सिल्वर के लिए रेजिस्टेंस होता है, सॉरी रजिस्टिविटी होती है। बट अगर हम माइका ले लें, माइका माइका मतलब बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा जो क्या करता हो, करंट को रोकता हो, मतलब तो हम ये कहेंगे इसकी जो रजिस्टिविटी होगी ना बहुत ही ज़्यादा होगी। कितनी, 10⁻15 के आसपास होगी। देख लो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है रजिस्टिविटी। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्या किस पर देखो डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है इसके जनरली मटेरियल पर, कि हम मटेरियल किस तरीके का ले रहे हैं। दूसरी चीज़, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ बोल दो, दैट मीन्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दैट मीन्स टाउ, एंड टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आपका देखो, अगर आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है अगर वो ज़्यादा होगा तो रो जो रजिस्टिविटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, अभी ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि सर ऐसे क्यों आप बोल दे रहे हो कि टाउ जो इस पर सर ऐसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर। आपको लग रहा होगा कि सर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कुछ तरीके से ना, बट समझते हैं इसको चीज़ को। बस फिलहाल अभी के लिए इतनी सी बात ध्यान रख लो कि उस वाले फॉर्मूले से जो हमने इसके जो पिछले वाले पेज हमने जो आपको फॉर्मूला दिखाया है, ठीक है, कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, तो दैट मीन्स अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, सिंपल, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो कंक्लूजन फाइनली हमने क्या निकाला कि सर अगर हमारा जो रो होगा क्या होगा, लो होगा, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। रो जो होगा वो देखो क्या होगा, हाई होगा, किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर के लिए बहुत ज़्यादा रो होगा, दैट मीन्स रजिस्टिविटी होगी। और अगर बात करें सेमी कंडक्टर की, तो उसकी जो वैल्यू है, रो की जो वैल्यू है वो कंडक्टर्स और कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में क्या करेगी, वैरी करेगी, सिंपल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया किसके लिए, अपने रजिस्टिविटी के लिए। चलो एक और छोटा सा हमारा टर्म आता है करंट डेंसिटी, इसके बाद हम लोग टेम्परेचर वाला जो हम लोग फिनोमेना देखेंगे, दोनों के लिए, रेजिस्टेंस के लिए भी और रजिस्टिविटी के लिए भी, है ना, क्योंकि एक अलग से टॉपिक ही है एनसीईआरटी में, मतलब आपके सिलेबस में, इसलिए हमने इसको अलग ही ऐसे मेंशन करके रखा है। देखो करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या, सिंपल सा ये एक आपका एक टर्म है, दैट मीन्स होता क्या कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करें, दैट मीन्स I/A, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी है तो ये जनरली हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में, 4 ऑप्शन दे देगा, हो जाओगे कंफ्यूज, तो ध्यान रखने वाली बात है, जे जो आपका होता है वो I/A होता है। ठीक है, अब देखो J इज इक्वल टू, अगर हम I की अगर यहाँ से वैल्यू रखते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा, NEVD/A। देखो A यहाँ पर भी आता है, A यहाँ पर भी आता है, A से कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा आपको, J की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना, NE/VD। अब आप यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हो, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन भी निकाल सकते हो, AL-2। ठीक है, अब मान लो कभी कभी होता है कि जैसे जनरली हम एरिया को एज एक वेक्टर लेते हैं ना, एरिया हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन, जैसे मान लो हमने कहा सर हमारा ये सरफेस है, सरफेस हमारा ये इतना एरिया क्रिएट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन या तो इस तरफ होगी या तो इस तरफ होगी, है ना। अगर ऐसे रख दिया तो इसकी डायरेक्शन या तो इस तरफ होगी या तो इस, समझ में आ रही बात। तो मान लो कि अब ये जैसे मान लो अगर परपेंडिकुलर नहीं हो, ये पर्टिकुलर जैसे किसी एंगल पर हो, तो क्या हम कर लेंगे, I/A cos थीटा कर लेंगे, इफ A इज नॉट परपेंडिकुलर टू I। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बेसिक से हम लोग कुछ और हमारे टर्म्स आने वाले हैं, बड़ी छोटे छोटे लेकिन मोटे मोटे टर्म हैं। ठीक, देखो कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, जस्ट रेजिस्टेंस का अपोजिट, जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस का, जितना कहने का मतलब कंडक्टेंस क्या है, इनवर्स ऑफ आर, दैट मीन्स कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, तो जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 1/R, और यूनिट बड़ा आसान है सर, क्या कर दिया जाए, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, है ना। तो ओम इनवर्स कह लो, या जिसको आप महो कह लो, या जिसको आप सीमेंस कह लो। ठीक है, डायमेंशन निकाल सकते हो, आर, आपने आर का निकाला था, आर का तो निकाला था ना, तो आप आर इनवर्स का भी निकाल सकते हो, जो प्लस में होगा माइनस में कर देना, जो माइनस में होगा उसे प्लस में कर देना, सिंपल। ठीक है, तो कंडक्टेंस याद रखना, कंडक्टेंस मतलब जी, ठीक है, जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा, अपोजिट, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस दो अपोजिट चीज़ें हैं। अच्छा, अब कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग जनरली, अब अगर हम इलेक्ट्रिक टर्म में बोल रहे हैं तो हम लोग इसको बोल देंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी भी हो सकती थी, इसलिए हमने इसके नाम लगा दे रहे हैं भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफाइड कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, रिवर्स ऑफ रजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ, या हाँ उल्टा बोल दो, रजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स रो का जस्ट अपोजिट, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 1/रो। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अब देखो रो की आपको यूनिट पता है ओम इंटू मीटर, तो अपॉन में ओम इंटू मीटर कर लो, क्लियर है।
अब एक रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। मतलब जे आपका देखो ये आपका है ये करंट डेंसिटी है और सिग्मा आपकी ये कंडक्टिविटी है और ये आपका तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाता है सिग्मा इंटू ई। रिलेशन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक, रिलेशन हाँ शेयर कर देना है। ठीक है चलो, रिलेशन बिटवीन रो एंड न्यू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू 1/n ई न्यू। देखो ये नोट्स में ना अब ये मत कहना सर फॉर्मूला वाला भी बता दो, ये आपका सारा का सारा चीज़ इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग फार्मूला इंक्लूडिंग थ्योरी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूले के लिए सर अलग से बनाएंगे, नहीं। हो सकता है कि अगर समय मिला तो सारी चैप्टर को मिला करके मतलब कोशिश करेंगे कि कम समय में सारे चैप्टर को एक साथ रिवाइज करते एक ही वीडियो में, ये बात की बात है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग 3rd चैप्टर पर हैं। ओके ओके ओके, तो ये थोड़ी सी प्लानिंग है, कोई बात नहीं, एग्जीक्यूट करते हैं, हो जाएगा भाई। देखो तो ये इतने सारे आपके फॉर्मूले मिल रहे हैं, फॉर्मूले लिखते चलो याद करते चलो, लिखते चलो याद करते चलो, हम आपसे बस यही कहेंगे। ठीक, हाँ बच्चे देखो अब यहाँ से आपका जो है ना मेन टॉपिक स्टार्ट आया, मतलब जो हम वहाँ पर जो छोड़ दिए थे, क्या हमने कहा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, हम ये देखते हैं कि भाई टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलो सिंपल सी मेरी बात समझो, जैसे आपने कहा सर कि यहाँ से आपने आपने आर का ये एक फॉर्मूला निकाला, आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो हम ये सब सारी चीज़ें देख चुके हैं कि एल पर कैसे डिपेंड करता है, ए पर कैसे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सर इस टाउ की, ये टाउ है ना, दैट मीन्स हमें यहाँ से एक बात समझ में आई कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और रजिस्टिविटी भी क्या थी, टाउ की जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। अब देखो यहाँ पर ये कहता है कि एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, देखो अगर हम देखो कहने का मतलब क्या है ना कि अगर आप यहाँ से टाउ अगर आपका डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। अब कैसे समझते हैं, सपोज करो टाउ का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। आप मतलब सपोज करो कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और तेज़ी से क्या करेगा, रैंडमली मूव करेगा। तो जब वो और तेज़ी से जब वो मूव करेगा तो उसकी जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो कोलिजन का जो समय है ना, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या कि कोलिजन का जो टाइमिंग है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक है, अभी मान लो 10⁴ सेकेंड लग रहा है नॉर्मली। अब जब आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से क्या करेगा, रैंडमली मूव करेगा। तो अगर और तेज़ी से अगर रैंडमली अगर मूव करेगा तो उसकी रिलैक्सेशन टाइम हो गई कम, और अगर रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गई तो आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे बात में तो तो अगर हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अब ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पर। क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, मतलब और बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है और तेजी से क्या कर रहे हैं, कोलाइड, मतलब एक दूसरे को ड्रिफ्ट करा रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर खा रहे हैं। तो भाई टक्कर की ही वजह से तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस। ये आखिर ये रेजिस्टेंस क्रिएट क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे हैं, इस वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, रेजिस्टेंस। और वो टकराने की जो अब जो कैपेबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर टकराने की कैपेबिलिटी देखो अगर इंक्रीज अगर होती जा रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंपल है, ठीक है। तो टाउ अगर हम देखो अगर टाउ हमारा अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, टाउ अगर डिक्रीज हो गया तो आर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये जनरली हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये तो बात की बात है। फिलहाल यहाँ से ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एज वी इंक्रीज टेम्परेचर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, और कोलिजन अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, सिंपल सी बात, इतनी बस बात आप याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। कैसे, मैंने आपको बताया रिलेशन, टाउ जो है उसकी डिक्रीज होगी तो आर हमारा इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, अच्छा एक और देखो, कभी कभी एक छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे किसी सैम्पल पेपर वगैरह में हमने ये देखा था, मतलब जो अदर पब्लिकेशंस के हैं जैसे ओसवाल वाले वगैरह हैं, तो इसमें ये देखा था टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स। टेम्परेचर कॉफिशिएंट देखो क्या होता है, अल्फा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। ये क्या करता है, RT - R0 अपॉन R0 इंटू टी। कहने का मतलब है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है पर्टिकुलर किसी टाइम पर, और ये R0 का मतलब क्या है कि हमारा ये रेजिस्टेंस है पर्टिकुलर इनिशियल रेजिस्टेंस है, जब वायर की इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, और ये वायर का पर्टिकुलर टाइम के बाद रेजिस्टेंस है, अपॉन में R0 इंटू टी। ये हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। अब मेटल्स के लिए देखो क्या होता है, जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो होता है पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि मेटल्स के लिए होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि अगर हम रेजिस्टेंस देखो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा विद यहाँ पर ऐसे कह लो टेम्परेचर के साथ। हाँ, ये तो हमें पता है कि टेम्परेचर के साथ हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये बात कर रहे हैं यहाँ से, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जो है
इसको रंग बिरंगा कार्यक्रम से रंग देना चाहिए था। और इंसुलेटर की देखो अगर बात करें तो इंसुलेटर के लिए हमारी जो अल्फ़ा होती है वो निगेटिव होती है। तो इंसुलेटर के लिए अगर अल्फ़ा दैट मीन्स टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर निगेटिव होती है तो आर क्या होगा, डिक्रीज होगा विद राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, इंसुलेटर के लिए बात ध्यान रखोगे कि अगर हम आर को अगर हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं इंसुलेटर के केस में तो उसकी जो रजिस्टिविटी उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, तो अल्फ़ा है, दैट मीन्स ये आपका देखो ये ओम से ओम तो आपका जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और पर्टिकुलर यहाँ पर हमें मिलेगा टेम्परेचर की वैल्यू, दैट मीन्स ये आपका केल्विन की पावर -1 या डिग्री सेल्सियस की पावर -1 जो भी आपकी टेम्परेचर की वैल्यू होती है अपॉन में, ये रख लेना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल फॉर एलॉयज़। एलॉयज़ में जैसे कि आपका मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटाइन हो गया, तो इन सब के लिए अल्फ़ा बहुत ही लो होता है, बहुत ही छोटा होता है ना। इस वजह से हम लोग इसका डिवाइसेस बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे जो हमारी जो वो क्या बोलते हैं उसको यार, घर के स्विच के लिए जो होता है ना, अरे उसका वो ये फ्यूज़ वायर है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके ओके, भूल जाता है कभी कभी, टर्म आदमी भूल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग समझते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अभी हमने क्या देखा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, अब देख रहे हैं रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। देखो चलो एक बात समझो, जैसे हमने एक सर यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला था पिछले वाले टॉपिक से, टाउ इज इक्वल टू क्या 1/n इंटू रो इज इक्वल टू क्या 1/n इंटू टाउ। तो हमें तो ये बात तो हमने ये वाली चीज़ देखो हमने डिस्कस कर ली थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे क्या होंगे, जितने ही ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ही ज़्यादा होंगे उसके बेसिस पर हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन, हम लोग यहाँ पर डेंसिटी की बात करते हैं ना, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही कम क्या होगा, हमारा रेजिस्टिविटी होगा, ये हमने देख लिया था। अब हम लोग बात करते हैं इस टाउ की, ठीक। देखो सपोज करो, जैसे मान लो हमने कहा मेरे पास एक मेटल है और मेटल की हमें रेजिस्टिविटी हमें पता है समथिंग, कुछ इनिशियल उसकी रेजिस्टिविटी है। अब हम उसका अगर टेम्परेचर अगर देखो अगर राइज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर टेम्परेचर अगर आप राइज करोगे तो कोलिजन, अमाउंट ऑफ जो कोलिजन है वो इंक्रीज होगा, ये बात क्लियर है भाई। भगदड़ मच गया, ठीक है, सपोज करो भीड़ थी, भीड़ में जो है समथिंग कुछ बात को लेकर के जैसे वहाँ पर भगदड़ मच गई है ना, तो कोलिजन क्या होंगे, अब ज़्यादा होंगे, समझ रहे हो, कोलिजन ज़्यादा होंगे। तो अगर कोलिजन देखो अगर ज़्यादा होगा भाई तो जो टाउ है वो कम हो जाएगा। मतलब टाउ मतलब क्या समझ रहे हो, टाउ मतलब यहाँ पर समझना है कि टक्कर के बीच की टाइमिंग वो तो कम हो जाएगी ना। अभी मस्त सब लोग थे ऐसे ऐसे थे, ठीक, थोड़ा थोड़ा ऐसे झूम रहे थे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे टक्कर मार रहे थे एक दूसरे को, है ना। अब भगदड़ मची ये बार बार, तो कहने का मतलब है कि कोलिजन का टाइमिंग क्या हुआ, कोलिजन का टाइमिंग क्या हुआ, ये हमारा और कम हो गया, ठीक है, क्लियर है ये बात। हाँ, तो कोलिजन का टाइमिंग कम हो गया। अब अगर कोलिजन का देखो टाइमिंग अगर कम हो गया तो रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बस सिंपल। ये सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है ये दोनों एक दूसरे के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जिस तरीके से हमने टेम्परेचर कॉफिशिएंट की हमने बात करी थी, है ना, इन टर्म्स ऑफ हमने आर लिया था, अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी के टर्म्स मिलेंगे तो रो माइनस रो जीरो, ये याद रख लेना है। ऐसा नहीं है कि सर ये चीज़ कहाँ से बता दे रहे हो, मे भी अगर आ गया तो फिर क्या करोगे, ठीक है। देखो अब मेटल्स का देखो अगर हम ग्राफ देखते हैं तो मेटल्स का ग्राफ हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा। नॉन मेटल्स का अगर आप देखोगे ना, नॉन मेटल्स का शायद हम नहीं बनाए होंगे, तो नॉन मेटल्स का अगर आप देखोगे तो नॉन मेटल्स का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है, नॉन मेटल्स का, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस और समझो, एलॉय के लिए जैसे हमारा अगर एलॉय हो, है ना, तो एलॉय जैसे नाइक्रोम हमने मान लो कह दिया, तो उसका जो रेजिस्टिविटी है वो देखो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, कितना, जैसे ये हमारा एक मेटल है, मेटल और एलॉय दो अलग अलग चीज़ें हैं। एलॉय हमारे किससे बनते हैं, मेटल से मिक्स होकर के एलॉयज़ बनते हैं। तो रेजिस्टिविटी देखो इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा है ना, ठीक है, क्योंकि 1.7 है, ये 100 है, तो इस बात है एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ये कंक्लूज़न निकालने का मतलब ये इसलिए बताया गया है ना, ये दोनों एग्जांपल्स भाई इसलिए बताए गए हैं ताकि आप इसका कंक्लूज़न निकाल सको कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ ग्रेटर दैन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है,
एज कंपेरिजन टू एलॉय। क्लियर है ये बात, यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, सिंपल सा रिवीजन करते चलो, है ना। चीज़ों को हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं यार, है ना। हमने डिटेल वर्जन ऑफ वीडियोस जो है बहुत पहले सारी चीज़ें अपलोड कर दी, आप देखो, आपको सेकेंड टर्म में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगी, है ना। सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो जो है अपलोडेड है। ओके, देखिए इंसुलेटर के लिए क्या हो जाएगा, तो फॉर इंसुलेटर अगर हम टेम्परेचर को, अगर जस्ट अपोजिट होगा, कंडक्टर के केस के जस्ट अपोजिट होगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी हमारी डिक्रीज होगी, है ना। ये जस्ट अपोजिट होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हमारा जो इस केस में जब जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, वो हमारी इंक्रीज होगी। जस्ट ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहेंगे भाई, जस्ट अभी हमने डेफिनेशन के रिगार्डिंग देखा, ठीक है। अब देखो हम लोग जैसे बात की थी कि जनरली देखो जो ओम्स लॉ होता है ना, एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जो ओम्स लॉ होता है वो हमेशा छोटे से करंट के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर की। अब ये क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, द कंडक्टर विच ओबेज द ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी कर दिया, आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना कि इट इज ओम्स लॉ होल्ड्स ओनली फॉर स्मॉल करंट, नॉट फॉर, देखो क्यों, क्योंकि हमने जब ओम्स लॉ का जब हमने डेफिनेशन देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर फिर से देखो, वहाँ पर हमने कहा था कि सर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, एरिया को कांस्टेंट रखते हैं, स्ट्रेन को कांस्टेंट रखते हैं, स्ट्रेस को कांस्टेंट रखते हैं, सब सारी चीज़ें हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन आप अगर आप कह रहे हो सर आप टेम्परेचर जब आप करंट जब इंक्रीज कर रहे हो तो करंट इंक्रीज होने के साथ साथ जो है जो फ्रिक्शन है वो भी क्रिएट बहुत ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपस में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन करेंगे और फ्रिक्शन की वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अगर हीट प्रोड्यूस हो गया तो क्या बताओ, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ? नहीं हुआ। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो फिर ओम्स लॉ वहाँ पर फेल हो गया, है ना। तो स्मॉल करंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है, नॉट फॉर हाई करंट। हाई करंट के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी जो वायर है, मैग्नेटिक वायर है, तो ये हमारे जो है ना ओमिक एज एक ओमिक कंडक्टर की तरह वर्क करती है। इसका आपका जो सिंबल होगा, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन, सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स आपकी एक ओमिक कंडक्टर को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट देख लो कि दोज डिवाइसेस व्हिच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, वो हमारी नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपके नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं। इसका सिंपल सा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, कर्व टाइप से बनेगा, मतलब हमें कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आर की जो है वो नहीं मिल रही है, ये हमारा चेंज होता जा रहा है, ये कहने का यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब है। क्लियर है इतनी बात? देखो नाउ नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके जनरली एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स को हम लोग दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। रजिस्टर आपको पता है किस तरीके से हम लोग रजिस्टर्स को, इस तरीके से हमारा ये एक रजिस्टर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो करंट को अपोज करने के काम में आता है। तो मान लिया अब हम रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सीरीज में या तो पैरेलली। क्लियर है? अब देखो अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं तो जस्ट एक दूसरे के एंड को क्या कर देते हैं, एक दूसरे मतलब एक एंड दूसरे एंड के फर्स्ट एंड से, फिर उसका एक एंड दूसरे के फर्स्ट एंड से, इस तरीके से हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और इनके बीच जो वोल्टेज रखते हैं वो V1 V2 V3 इस तरीके से हमारी वोल्टेज इनमें वैरी करती है। ध्यान रखने वाली बात है कि वोल्टेज जो होती है ना वो वैरी करती है, ठीक है, वोल्टेज हमारी वैरी करती है, लेकिन जो हमारा करंट होता है तीनों के तीनों रजिस्टर में वो सेम होता है। इसमें अगर I1 है तो इसमें भी I1 होगा, मतलब अगर इसमें I है तो सभी में I होगा, ठीक है। अब होता क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि इन तीनों को हटा दो, ठीक है, और इनकी जगह एक सिंगल रजिस्टर लगा दो। तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर देंगे, तो दैट इज हमें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद एक और हमारा कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल केस में देखो हम लोग क्या करते हैं, 1/R p इक्वल टू जस्ट वो कर लेते हैं, मतलब 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इन तीनों का हम लोग जो है इन्वर्स निकाल करके इन सभी को आपस में ऐड कर देते हैं, मतलब 1/, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है ये बात? जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन सभी का एक एंड, इन तीनों रजिस्टर का एक एंड किसी एक कॉमन एंड से, और इन तीनों रजिस्टर का एक एंड किसी एक कॉमन एंड से हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रजिस्टर्स इन पैरेलल की हम लोग बात करते हैं। 1/RP, और जब RP निकालना होता है तो जैसे 1/RP है, मान लो इधर 1/4 आ गया, तो 4 को भी ऊपर RP को भी, दैट मीन्स RP इक्वल टू 4, इस तरीके से हम लोग चीज़, ठीक है, जब न्यूमेरिकल जब करेंगे तो हम लोग ये देख लेंगे। नेक्स्ट देखो हमारा जो टॉपिक है वो है, बात करते हैं सेल की EMF की एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। सेल आप जैसे जानते हो जो भी एक डिवाइस है जो आपको क्या करे, एक स्टडी फ्लो को, मतलब जो करंट की जो स्टडी फ्लो है वो कंटिन्यूअसली आपको मिलती रहे, तो आपको उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेल की देखो क्या होती है, जैसे EMF कहने का मतलब है, EMF का मतलब क्या हुआ,
कि जैसे आपने कहा कि सर एक बार हमें करंट मिली, अब आप करंट कंटिन्यूसली अमाउंट में चाहते हो ना, तो वो ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अब क्या होती है, देखो सेल की खुद की एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से बोलते हैं। जो भी सेल हो, क्योंकि देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो, जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारा बहुत ज़्यादा अगर कंसनट्रेटेड है तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो वो जो समय कहने का मतलब है वही हमारा रेजिस्टेंस है। अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तब बड़े आसानी से क्या होगा, हमारा चार्जेस फ्लो होगा, और चार्जेस अगर आयंस मतलब निगेटिव और पॉजिटिव आयंस हमारे फ्लो होंगे, और अगर निगेटिव और पॉजिटिव अगर हमारे फ्लो हो रहे हैं तो फिर हमें आसानी से करंट मिलेगा। कहने का मतलब समझ में आ रही बात? तो कहीं ना कहीं तो एक रेजिस्टेंस भी हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर पा रहा है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे सेल जनरली उसमें क्या होता है, उसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। अब देखो दो तरीके के जनरली हमारे पास सेल होते हैं। एक हमारे पास होता है प्राइमरी, जिसको हम लोग नॉट, ये हमारे नॉट चार्जेबल होते हैं, इनको हम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे जो क्लॉक में हम लोग जो बैटरी जो लगाते हैं ना, एवरीडे की ड्यूरासेल, ये सब जो वगैरह वगैरह जो सेल्स आते हैं, तो वो हमारे नॉन चार्जेबल होते हैं। या फिर हम लोग जो मोबाइल में, अब स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहे, स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहे, जो पहले के हमारे जो आते थे घड़ी वगैरह, तो उसमें देखो क्या करते थे, उसमें हम लोग एक छोटी छोटी जो है सेल लगाते थे, वो हमारे ड्राई सेल होते थे, ठीक है। तो वो हमारे नॉट चार्जेबल, उसको चार्ज कहाँ कर पाते थे, एक बार खत्म दूसरी बार जाकर के दुकान पर फिर से लगवाना पड़ती थी बैटरी फिर से लगवानी पड़ती थी। अब सेकेंडरी हमारे सेल्स, देखो सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जिनको हम चार्ज आसानी से कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका मोबाइल, 1 मिनट यार लाइट कट गई, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली थोड़ी सी बात है। ईएमएफ ऑफ सेल देखो क्या होता है, वर्क डन बाय सोर्सेज इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई देखो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ही वजह से क्या होता है, आपको कंटिन्यूसली जो कंटिन्यूस अमाउंट में आपको क्या मिलते हैं, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। मतलब कि अब जैसे कहने का ऐसे समझ लो, सीन ऐसे समझ लो कि जो सेल है ना, जो सेल है वही एज क्या कर रही है, वही क्या कर रही है, एक ईएमएफ की तरह वर्क कर रही है। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वही तो कंटिन्यूसली दे रही, तभी तो करंट क्या कर रही है सेल में, कंटिन्यूसली अमाउंट में क्या कर रही है, फ्लो हो रही। तो सिंपल आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब ईएमएफ हम लोग इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ ये हमारा ईएमएफ है, ये सिग्मा मत इसको समझ लेना, ठीक है। ये आपका ईएमएफ है, ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस, मतलब यहाँ पर जनरली डिफरेंस की हम बात करते हैं, पर माइनस लगाया और वी माइनस, यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस मिलकर के हो जाता है प्लस, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं एम एफ इज इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे एक हम लोग बात करते हैं, एक और हमारा टर्म था इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। एक मिनट, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, मैंने आपसे कहा कि अगर ये कोई अगर एक सेल है आपके पास, ध्यान समझना मेरी बात, सिंबल इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने कहा सर मेरे पास ये एक सेल है प्लस माइनस। अब क्या होता है, सेल के जस्ट बगल में एक छोटा सा ऐसे रेजिस्टेंस करके बना दिया जाता है, और उसको हम लोग ये इंटरनल रेजिस्टेंस की सेल को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉल आर आपका यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी सेल हो, कभी कभी क्वेश्चन में सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेंशन कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, और कभी कभी मेंशन नहीं किया जाता। तो जब मेंशन किया जाएगा तभी आपको देखना है, या फिर जैसा भी अगर बोलता है, अगर क्वेश्चन में अगर पूछा है कि नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो ही आपको फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो ये आपके इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा है, ओके, जरूरी भी है देखो, है ना, कोचिंग का भी समय हो गया है। रिलेशन बिटवीन आर एंड एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नहीं, रिलेशन बिटवीन आर एंड ईएमएफ, ये आपकी ईएमएफ है, सॉरी ये आपकी ईएमएफ है, और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या रिलेशन होता है, आई इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। अब v इज इक्वल टू, अगर v की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो आप v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो i की वैल्यू रख दो, तो ई इंटू ई एम एफ इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ये आर आपका पर्टिकुलर रजिस्टेंस है, ठीक है। जो भी उस वायर, जो भी आपने वायर लगाया है उस पर्टिकुलर उस वायर की रेजिस्टेंस है, और ये स्मॉल आर आपका आपने उस वायर को जिस सेल से कनेक्ट किया है उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक। बढ़िया सा आपको नोट्स मिल जाएगा, चलो ठीक है, टेंशन नहीं लेना नोट्स की, टेंशन तो नोट्स की एकदम लेना ही नहीं, है ना। आपको सारी की सारी ये चीज़ें नोट्स में मिल जाएंगी, बस आप फॉलो कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, और टेलीग्राम तो मस्ट फॉलो कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पर बहुत ज़रूरी है आपको फॉलो करना, वहाँ पर आप ऐड हो जाओ, सारे के सारे नोट्स आपको वहाँ से इजीली एक्सेस हो जाएंगे, और
इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, ठीक है। देखो बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। हाँ, अब सेल्स है, जैसे हमने कहा सर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का हम लोग जो है दो कॉम्बिनेशन हम लोग देखते थे, एक हम पैरेलली और एक सीरीज में देखते थे। उसी तरीके से हम इन सेल्स की भी क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज की। कुछ नहीं है, क्या करना है, आई एस, हमें क्या मिलेगा, आई एस कितना हो जाएगा, एन इंटू EMF ऑफ सेल अपॉन R प्लस एन आर। देखो जब सीरीज में होता है ना, देखो एक छोटा सा बस फर्क है, जब सीरीज में होता है ना तो n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सेल, कितने नंबर ऑफ सेल हैं उन सभी का EMF, उन सभी का EMF अपॉन, जैसे देखो ये यहाँ से आपका आ रहा है V इज इक्वल टू, जैसे देखो होता है क्या, आई आर होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आई आर होता है। तो अगर आप यहाँ से अगर I निकालोगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो हमने देखो वही कहा, V मतलब हमारी ये EMF है, V EMF है। अब कितनी, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने सेल को आपस में आपने अटैच किया, ऐड किया है, अपॉन रेजिस्टेंस। तो R प्लस एन इंटू R है ना। जब सीरीज में होगा तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और ये आपकी जो भी वायर की जो भी आपकी रेजिस्टेंस होगी। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें तो जस्ट ये जो n होगा ये इस वाले r के पास आ जाएगा, बस यही इन दोनों में फ़र्क है। बाकी वही चीज़, ये वही फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R वाला ही हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग हम ये सारी चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ R की बात करते हैं कि भाई हमारा जो R है वो किस पर डिपेंड करता है। देखो डिपेंडेंस ऑफ R की बात करते हैं कि R हमारा किस पर डिपेंड करेगा। कुछ सिंपल सी बेसिक से कंक्लूजन है, जैसे कि अगर हम कंसंट्रेशन, देखो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बढ़ाएंगे, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज्ड, सोचो कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी, तो अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सोचो क्या होगा, अब जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो तो थोड़ा सा डिक्रीज होगा ना, तो फ्लो डिक्रीज हुआ मतलब आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो क्या होगा, आर आपका इंक्रीज होगा, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो मूवमेंट देखो क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई हम कह रहे थे शहद है ना, हनी, और एक आपके पास नॉर्मल वाटर है, आप दोनों को फ्लो करा रहे हो, तो कौन ज़्यादा आसानी से फ्लो करेगा, वाटर ज़्यादा आसानी से फ्लो करेगा। हनी क्यों नहीं कर रहा, शहद क्यों नहीं कर रहा फ्लो, क्योंकि वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो फ्लो करने में उसको दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं, बोलो, रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा है। अच्छा, टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो अगर आप उसी हनी को आप अगर आप गर्म करो तब उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, और तेजी से क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। तो अगर फ्रीली मूव करें रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अब डिक्रीज हो रही है। तो कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स उसका जो आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो इंक्रीज, सॉरी वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से मूवमेंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ने की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस अब कम होगा, है ना। मतलब वो आसानी से क्या कर पा रहा है, फ्लो कर पा रहा है, ये मतलब है यहाँ पर। देखो एरिया की बात कर लें, एरिया ऑफ अगर हम बात करें, एरिया ऑफ एनोड की अगर बात करें, मतलब कोई भी अगर आपकी एक जनरली एनोड है तो आपका वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर हम उसकी एरिया को अगर हम कम करें, है ना, तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में अगर आ गया तो फिर आप नहीं कर पाओगे, बिना इनको पढ़े आप तो एकदम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो किरचॉफ्स लॉ समझते हैं, क्या है ये भाई किरचॉफ्स लॉ, या जिसको हम लोग किरचॉफ्स रूल्स के नाम से जान रहे हैं। होता क्या है जनरली कि अगर आपके पास अगर कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ठीक है, कोई भी सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ठीक, अपने मेडिकल में आपने देखा होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें जनरली उसमें दो रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। एक हम लोग बोलते हैं KCL, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, और एक बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स करंट लॉ में देखो क्या होता है, इसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर सर्किट में जंक्शन की तरफ और जंक्शन से दूर अगर कोई करंट अगर जा रही है, तो जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट का सम और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का सम आपस में इक्वल होता है ना। दैट मीन्स जो टोटल आपको ओवरऑल जो आई मिलेगी वो आपको जंक्शन एट जंक्शन, पर्टिकुलर जंक्शन की बात होती है, KCL हमेशा जंक्शन पर ही लगाते हैं, तो वो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। दैट मीन्स देखो अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो मैंने एक सर्किट बनाया है, यहाँ पर हमारा जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या, जहाँ पर ढेर सारी चीज़ें आकर के मिलती हों वहाँ पर हम लोग जंक्शन, जैसे आपने सुना होगा रेलवे जंक्शन, जैसे बनारस रेलवे जंक्शन है, जो भी आप जिस भी एरिया में रहते हो आपने वहाँ पर जंक्शन देखा होगा। तो क्या होता है कि वहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन से ट्रेन आती है ना, एक इस डायरेक्शन से आई, तो वही दैट इज जंक्शन है। अब यहाँ पर भी क्या है, एक जंक्शन है, यहाँ से ये ऐसे ट्रेन, मतलब सॉरी करंट यहाँ से एक ऐसे आ रही है, इधर से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि I1 देखो, अब जंक्शन की तरफ कितनी करंट्स आ रही है, I1 और I2, तो I1 प्लस I2। अब जंक्शन से दूर कौन कौन सी करंट जा रही है, I3 एंड I4, तो इन दोनों का सम और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का सम आपस में इक्वल होता है, और इन सभी को अगर हम आपस में ऐड करें, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो।
तो कहने का मतलब ये है, ये आपका मेन है केसीएल। केसीएल आपको यही देता है, पर्टिकुलर एट जंक्शन पर द करंट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0, ये आपका मिलता है केसीएल। ठीक है, अब देखो केसीएल जनरली जो है वो आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि देखो यहाँ से आपको कोई नई चार्ज थोड़ी ना मिली भाई, जितनी करंट यहाँ पर थी उतनी करंट यहाँ पर आपको मिल रही है, तो कोई नया चार्ज नहीं मिल रहा है, कोई नया करंट आपको नहीं मिल रहा है, जितना आपने दिया था पर्टिकुलर जंक्शन से आने से पहले उतना ही आपको जंक्शन के जाने के बाद आपको करंट मिल पा रहा है टोटल, अगर हम सभी को ऐड करें तो इसको जो केसीएल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, देखो जी बात करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ की बात करते हैं, जिसको हम लोग केवीएल के नाम से जानते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ हमारा क्या होता है, केवीएल, यहाँ पर आप मेंशन कर लेना केवीएल। ठीक है, देखो क्या ये क्या बोलता है कि सिंपल हमने बात करी थी कि जनरली केवीएल केसीएल हम लोग लगाते किसके लिए, लूप, मतलब एक हमारे पास अगर एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक अगर एक सर्किट है तो हम लोग उसके लिए हम लोग उसमें करंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग केवीएल केसीएल का यूज़ करते हैं। तो ये क्या बोलता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जैसे नाम से ही लग रहा है, हमने कहा केवीएल वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ मतलब सेल की ईएमएफ होती है, एंड अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दो चीज़ें हैं, है ना, एंड अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन वेरियस आर्म्स ऑफ लूप इज 0। कहने का मतलब कि अभी हम बताएंगे, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेकर के आपको बताएंगे। कहने का मतलब कोई भी अगर एक सर्किट है तो उसमें जितने भी आपके ईएमएफ, जितने भी आपके सेल लगे हैं, उन सारे के सारे सेल का सम, और अगर मान लो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में एक करंट फ्लो हो रहा होगा, तो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट का सम दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, 0 है। इसको हम लोग बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकेंड्स लॉ। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। हो सकता है देखो अलग अलग बुक में आपकी अलग अलग तरीके से सिंबल्स हों, हमने जो लॉन्ग वर्जन वाले हमने जो वीडियो बनाए उसमें हमने शायद हो सकता है सिंबल चेंज कर दो, बट एक तरीका आप याद रखो, कोई भी एक तरीका आप याद रखो, उसके अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, चलो पिछले वाले ही बेसिस पर हम लोग कर लेते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप दो तरीके से, जैसे आपको देखो लूप लेना होता है, जैसे आपने कहा सर मेरे पास एक ये सर्किट है, तो सर्किट ये तो है, आपको इसमें एक पहले सबसे पहले तो आप मतलब इस पूरे सर्किट का आपको एक क्लोज सर्किट लेना पड़ेगा। क्लोज हमेशा केवीएल हमेशा क्लोज सर्किट में ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप लूप जो है ना दो तरीके से ले सकते हो, या तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, या तो फिर आपका क्लॉकवाइज, तो आपकी मर्जी। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे, मान लो कुछ बच्चे हैं कहेंगे नहीं सर हम एंटी क्लॉक लेंगे, कुछ बच्चे हैं बिल्कुल दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल आप चाहे जो भी लो। तो क्लॉकवाइज में भी लूप हम लोग ले सकते हैं और एंटी क्लॉक, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मेरी बात समझना, देखो दो बातें समझना है यहाँ से। पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे, देखो किसकी, ईएमएफ की बात करते हैं। हमने कहा सर हमें दो चीज़ समझनी, ईएमएफ के रिगार्डिंग और रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन का सम। ठीक है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन पॉजिटिव इफ वन, देखो सिंपल, ये सब छोड़ जाने दो, यहाँ से देखो ये तो आपकी पढ़ने की चीज़ है, यहाँ से मेरी बात समझ लो। जैसे आपने कहा सर मेरे पास एक ये सर्किट है, इसमें कहीं भी अभी रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गई, हम केवल ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो ईएमएफ देखो यहाँ पर हमारे पास, मान लो ये हमारा एक ईएमएफ है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ईएमएफ है। जैसे अब मान लो कुछ बच्चे होंगे, आप कुछ बच्चों ने कहा कि सर ठीक है हमारी करंट ऐसे फ्लो, ये तो आपको डिसाइड करना होगा ना कि भाई करंट तो ऐसे फ्लो होगी ना, ये तो आप श्योर हो, ठीक है करंट ऐसे फ्लो हो रही है। हम इसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि हमने जो लूप लिया है हम कैसे ले रहे हैं। तो क्या होता है, मान लो कुछ बच्चे थे जिन्होंने कहा सर हम ऐसा करते हैं सर एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ले लो एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। तो एंटी क्लॉकवाइज जब देखिए जब आप लोगे ना, तो इस एंटी क्लॉकवाइज के रिगार्डिंग ये जो आपका लूप है इस सेल में कैसे इंटर कर रहा है, तो पहले निगेटिव टर्मिनल पड़ा, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा। मतलब लूप आप देखो कैसे ले रहे हो, आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। बोलो ऐसे, देखो कहाँ इंटर किए, कहाँ इंटर किए, कहाँ इंटर किए, पहले निगेटिव में उसके बाद पॉजिटिव में कर रहे हो ना इंटर। तो क्या होता है इस केस में, हम जो ईएमएफ लेते हैं वो निगेटिव ईएमएफ लेते हैं, बस ये बात ध्यान रखिए। क्या लेते हैं हम लोग, जो ईएमएफ लेते हैं वो कैसे लेते हैं, निगेटिव ईएमएफ लेते हैं, निगेटिव ईएमएफ। ठीक है, तो V इज इक्वल टू हमारा जो ईएमएफ होगा, जो वोल्टेज होगा वो कैसे लेंगे, हम लोग निगेटिव में लेंगे। कब अगर हमारी लूप में पहले अगर माइनस पड़ रहा है और बाद में अगर प्लस पड़ रहा है, देन। दूसरा देखो कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसा करते हैं हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं। देखो दूसरे बच्चों ने कहा कि नहीं सर हम जो है हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं लूप को। अगर हम क्या करें सर, अगर हम क्लॉकवाइज ले ले तो बिल्कुल ले सकते हो, आप फ्री हो, आप ये लो आप ये लो, और हमने यहाँ पर करके लिखा है। चलो तो अब जब क्लॉकवाइज लोगे, देखो ये सेम वही लूप है, सेम वही सर्किट है, बस हमने यहाँ पर लूप हमने क्लॉकवाइज ले लिया इस तरीके से। अब देखो अब आप सबसे पहले कहाँ इंटर कर रहे हो,
पॉजिटिव वाले एंड में बैटरी के आप पॉजिटिव वाले एंड में एंटर कर रहे हो, बाद में आप निगेटिव वाले में जा रहे हो। तो पॉजिटिव से जब निगेटिव की तरफ आप जाओगे लूप में, पॉजिटिव से अगर आप निगेटिव की तरफ जाओगे लूप में, तो आपको जो ईएमएफ मिलेगा वो पॉजिटिव आपको लेना पड़ेगा। ये दो कंडीशंस हैं ईएमएफ के लिए। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, यस और नो? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस और करंट के लिए। रेजिस्टेंस और करंट का हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन है, जो हम लोग सम ले रहे हैं ना, चलो आपने कहा सर मेरे पास एक सर्किट थी, अब अभी हम इसमें ईएमएफ की बात नहीं करते, हमने कहा सर मेरे पास इसमें कोई एक रेजिस्टेंस और इसमें कोई एक करंट है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास कोई एक इस सर्किट में मान लो करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है और सेम वही सर्किट है। अब कुछ बच्चे हैं, मान लो 50 बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे सर नहीं है ऐसा करते एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बच्चों ने कहा सर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। देखो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो आपको ये देखना है, अब जब इसमें आओगे तो V इक्वल टू जनरली होता है क्या, आई आर होता है, तो I इंटू आर। अच्छा करंट मान लो आपने कहा सर इसमें हमारी I फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस इसकी R है, तो V जो को होगा कितना, EMF होगा कितना, I इंटू आर। अब कैसे सर, पॉजिटिव या निगेटिव? देखो अगर आपकी लूप, बात को मेरे ध्यान समझना, अगर आपकी लूप करंट के अलोंग है, सिंपल सी बात, मेरी बात समझ लो बच्चे, अगर आपकी लूप करंट के डायरेक्शन के अलोंग है तो आप वहां पर जो IR लोगे वो पॉजिटिव लेना, सिंपल, ठीक है। करंट भी देखो इसी डायरेक्शन में चल रही है और आपका लूप भी देखो ऐसे ही चल रहा है कि नहीं, बोलो ऐसे ही चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है। तो अगर लूप और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो IR लेना पॉजिटिव। और अगर आपने कहा, अब कुछ बच्चे हैं उन्होंने कहा कि नहीं सर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते, सॉरी हम क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, और करंट देखो सेम है, लेकिन अब उन बच्चों ने जो लूप लिया है, ये जो लूप लिया है ना, उसकी देखो डायरेक्शन कैसे, करंट के चलने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो करंट के चलने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप जो अब V इक्वल टू जो IR लोगे वो माइनस में लोगे। बस यही दो कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। देखो अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली पहले तो आपको ये बताना है, आपको खुद से अपने कमेंट नहीं करना, आप खुद से ये बताओगे कि यहाँ पर आपको कितने लूप दिख रहे हैं, आप कितने लूप बना सकते हो। तो ये आपका पहला लूप है, ये आपका दूसरा लूप है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 लूप है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 लूप है। 3 लूप देखो कैसे, बिल्कुल 3 लूप है। एक लूप आप ऐसे भी तो ले सकते हो। इस पूरे सर्किट की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप इनका जो है लिख सकते हो? जैसे देखो अब हम अभी फिलहाल इस सर्किट की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ से मेरी बात समझना। जैसे मान लो मैंने कहा कि फॉर लूप देखो A B, हम इसमें चल रहे हैं अभी, A B E F A। सबसे पहले तो हमें एक लूप लेना पड़ेगा ना, क्लोज लूप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें चलो अप्लाई करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं। अब KVL अप्लाई करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं, देखो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने कहा सर हम जो है हम इसमें आए, देखो अब हम EMF कैसे चल रहे हैं, तो अभी हमने क्या लिया, मतलब हम EMF के अभी कैसे गए हैं, निगेटिव एंड्स पर गए हैं और हम निकले कैसे, पॉजिटिव एंड्स पर। तो क्या लेंगे, माइनस का EMF ऑफ फर्स्ट, मतलब यहाँ पर हमारे पास दो, इस पूरे सर्किट में हमारे पास 2 सेल लगे हैं, 2 ही लगे हैं ना, ठीक है, 2 सेल लगे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखो हमने इस सेल में हमने कैसे एंट्री मारी है, ये कैसे एंट्री देखो करी, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो निगेटिव टू पॉजिटिव दैट मीन्स माइनस ही। अब आगे आओ यहाँ पर। अब देखो अब हम इस रेजिस्टेंस में एंटर किए, हमारी जो लूप है वो रेजिस्टेंस में एंटर करी। तो रेजिस्टेंस में जो हम एंटर कर रहे हैं तो हमारी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर करंट की डायरेक्शन और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या लोगे आप, पॉजिटिव। आगे बात समझ में, दैट मीन्स I3, अब इसमें करंट देखो कितनी फ्लो हो रही है, I3 और R2, ये तो लोगे। अच्छा फिर आप इसमें जाओ, इसमें ऐसे लूप आप ऐसे चलो ना, लूप ऐसे चल रहे हो, इसमें भी आपकी जो डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन है, आपके लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या ले लोगे, प्लस I1 और R1 इज इक्वल टू 0। ये आपने अप्लाई किया KVL इस फर्स्ट लूप में, इस फर्स्ट क्लोज सर्किट में अप्लाई किया, ठीक है। चलो आप मेरे को सिमिलरली आप सेकेंड में अप्लाई करके बताओ, हम बताएंगे बिल्कुल हम बताएंगे, बट पहले आपको बताना है। तो हम बात कर रहे हैं इस सेकेंड लूप में, ठीक है। देखो इस सेकेंड लूप का हम लोग नाम दे दे रहे हैं सेकेंड लूप का हम लोग नाम दे दे रहे हैं B E D और C, है ना, ये हम लोग लूप ले रहे हैं, ठीक। अब देखो अब ये डायरेक्शन हमने आपको दिया है, आप खुद से भी उल्टा इसको आप ले सकते थे, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में भी ले सकते थे। चलो आपने बता दिया, चलो देखो मैच करो। देखो तो आपने कहा सर हम जब इस लूप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सबसे पहले मान लो हम यहाँ से कहीं से भी तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ना, जैसे आपने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया। तो आपने कहा सर ऐसा है कि जब इस रेजिस्टेंस में जब इंटर करें हम अपने लूप के अकॉर्डिंग, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव I3 R2, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ से आओ, ऐसे आओ, अब इसमें भी देखो, इसमें भी डायरेक्शन हमारी सेम है,
तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव I2R3, ये तो है करंट I2 है, रेजिस्टेंस R3 है। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या देखो कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पहले पढ़ा है निगेटिव टर्मिनल और उसके बाद हमें पढ़ा है पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स माइनस का EMF ऑफ सेकेंड सेल इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे सेकेंड लूप के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप थर्ड लूप के लिए भी निकाल सकते हो। अगर हम थर्ड लूप अगर हम ये बना दें आपके लिए, जैसे मान लो चलो हमने कहा कि थर्ड लूप सर आपका अगर ये इस पूरे आप लूप की बात करोगे इसकी, तो आप इसका निकाल सकते हो। दैट मीन्स इस केस में आपको देखो ये पूरा लेना पड़ेगा। ए लूप कौन सा लेना पड़ेगा बताओ, ACDFA, ये पूरा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए है, कर लोगे ना। ठीक, तो ये हमने बात कर ली KVL की। ठीक है, क्लियर हुआ, KVL बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो जी बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि एक है क्या, ये जनरली एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट है ना, रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी अननोन वायर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। व्हीटस्टोन का यही काम होता है। जनरली इसमें 4 से 5 हमारे जो है रजिस्टर्स जुड़े हुए होते हैं। जनरली हम लोग 4 ही लेते हैं, बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर ऐड कर देते हैं। अब इस गैल्वेनोमीटर का देखो क्या काम होता है, इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। यानी कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस कंडीशन का देखो मतलब क्या है कि अगर हमने देखो हम इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे करते हैं, ये सारी देखो ये सब ये जो टॉपिक है ना आपके व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, और ये जो पोटेंशियोमीटर हो गया, तो सब काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। इनको जब तक आप लोग डिटेल में स्टडी नहीं करोगे ना तब तक इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मैंने बताया है जितनी चीज़ें हम बता सकते हैं वो मैंने वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ठीक है, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखो, इससे आप लोगों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स पूछता है ना, मिनट देखो, जो न्यूमेरिकल जनरली जो पूछता है वो बैलेंस कंडीशन पूछता है। अब बैलेंस कंडीशन पे जनरली होता क्या है कि इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है इन सारे के सारे रेजिस्टेंस का कि जब उस केस में हमारे इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी डिफ्लेक्शन, करंट का कोई भी डिफ्लेक्शन अगर नजर नहीं आ रहा है, मतलब जो कांटा है जो सुई है वो एक भी अगर थोड़ा सा भी अगर नहीं हिले, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन। मतलब कोई भी इस वाले वायर से कोई भी करंट फ्लो अगर नहीं हो तो हम कहेंगे भाई ये हमारी बैलेंस कंडीशन है। अब बैलेंस कंडीशन में होता क्या है, तो P/Q इज इक्वल टू R/S, और कोई भी यहाँ से हम एक अननोन वायर को ऐड कर देते हैं और मान लो हमने कहा सर ये हमारी S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है वायर की और हमें इसी को निकालना होता है, तो बाकी के तीनों हमारे दिए रहते हैं। इस बेसिस पर हम लोग अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है, तो ये बैलेंस कंडीशन से ही क्या आता है आपका, बैलेंस कंडीशन से के ही रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली मीटर ब्रिज का भी देखो, मैंने आपको फिर से हम आपको फिर से कह रहे हैं, मीटर ब्रिज का भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। काफ़ी आपको डिटेल में चीज़ों को समझना पड़ेगा, बट उतना आपको थ्योरेटिकल चीज़ों को जानना है नहीं, मतलब लिखना तो है नहीं। तो सिंपल सी बात समझ लो, इसका भी जो प्रिंसिपल होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही वर्क करता है। इसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, और इसका जो वर्किंग है वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पर वर्क ये करता है। दैट मीन्स P/Q इक्वल टू R/S। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक जनरल सा एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला याद रखते हैं, S इज इक्वल टू, S हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस है, 100 माइनस L यहाँ पर हमारी मतलब हमने कितनी लंबी हमने वायर ली है, वायर की लेंथ कितनी, हम कितनी लंबी वायर की हम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये वो चीज़ है। तो 100 माइनस L इंटू R/L, ये हमारे S का अननोन रेजिस्टेंस का मीटर ब्रिज के केस में ध्यान रखने वाली बात है बच्चे, मीटर ब्रिज के केस में ये आपका फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। सेम वही चीज़, अब देखो पोटेंशियोमीटर का भी बड़ा ही मैंने बहुत ही डिटेल में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है अपने पुराने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ से जाकर के देखो। अब इसमें भी देखो, ये भी हमारी क्या एक डिवाइस है जनरली जो किसके काम आती है, यूज्ड फॉर मेजरिंग द EMF ऑफ सेल की EMF निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो पोटेंशियो सिंपल सी बात है कि जैसे आपने कहा मेरे पास नाम से ही लग रहा है सिंपल यार, देखो ना नाम से क्या लग रहा है आपको, ये कैसा समझ में आ रहा है, पोटेंशियोमीटर नाम मतलब पोटेंशियो को मेजर करना, पोटेंशियल को मेजर करना। ठीक है, सेल की EMF ऑफ सेल को हम मेजर कर रहे हैं, या किसी दो एंड्स की अगर हम डिफरेंसेस को, पोटेंशियल डिफरेंसेस को अगर मेजर करना चाहते हैं तो पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है, इसका सिंपल सा देखो प्रिंसिपल होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब कि
जो भी आप वायर अटैच कर रहे हो पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए, एक एंड दो एंड है और उसके बीच की जो भी लेंथ्स हैं, तो ये जो वोल्टेज होती है, ये जो वी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। अब ये आता कैसे है, तो ये मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है बता सकने के लिए, ताकि आप शॉर्ट टर्म में चीज़ों को आसानी से समझ लो। तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, अभी वही है प्रिंसिपल, मैंने आपको वही बताया कि यही आपका प्रिंसिपल है। दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यही इस पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल है। जितना लंबा आपका वायर होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी पोटेंशियल होगी। V इज इक्वल टू के एल। अब यहाँ पर के देखो क्या है, तो ये जो जितनी भी चीज़ें आई थी ना, ये आई रो अपॉन ए, ठीक है, यही आपका होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि आपका क्या बचे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये चीज़ है, क्लियर है। ठीक बच्चे, एक और जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं। ये है आपका कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर दो सेल्स के ईएमएफ की अगर कंपैरिजन करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे, ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल अपॉन ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल डिवाइडेड बाय L1 अपॉन L2। ये देखो, हम इसके थ्योरी पर नहीं जानते कि ये आया कैसे। सिंपल, आपको ये कंडीशंस, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि सर जो है इतना सर शॉर्टली कैसे पढ़ा रहे हैं, हमने डिटेल में भी पढ़ाया है। आपसे फिर से बोल रहे हैं, हमने डिटेल में भी पढ़ाया है। अगर आप चाहते हो देखना तो आप जा करके देखो, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालनी है सेल की, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, R और ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 -1, ठीक है। सब मैंने डिटेल में कराया है, बट आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, न्यूमेरिकल करो, फॉर्मूले बेस पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बोलता है तो उसके इस पर डायरेक्टली लगा दो, बस। इससे ज़्यादा आपको नहीं कुछ करना है, ठीक है। तो कोशिश करिए मैंने सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की। अगर कुछ भी मेरे से छूट गया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। देखो, शेयर बच्चे जरूर करना, क्योंकि नोट्स आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं, है ना। नोट्स भले ही वीडियो अगर आने वाले दिनों में वीडियो अपलोड नहीं हो पाएंगे तो, बट नोट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। नोट्स श्योर हैं कि मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन नहीं लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। बट आपको करना क्या है, शेयर करना है। और मेरे ग्रुप से अटैच हो जाओ टेलीग्राम पर और ये क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्लियर है। तो क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है और नोट्स को शेयर करते रहना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चलो पढ़ाई करते रहो, अपना आप ख्याल रखो।